जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे एक दूर के रिश्तेदार की है। नाम नहीं बताऊंगा उनका, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है, कम से कम जिस्म से तो। रूह कहां है ये तो शायद वो खुद भी नहीं जानते। आप सोच रहे होंगे कि हथेली की रेखाओं में क्या रखा है। हस्तरेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, ये सब तो पंडितों की बातें हैं, है ना? पर जरा सोचिए, अगर किसी दिन आपकी हथेली पर एक ऐसी रेखा उभर आए जो पहले थी ही नहीं, एक ऐसी काली ठंडी रेखा जो बिना छुए, बिना खरोंच के अचानक प्रकट हो जाए, तो क्या करेंगे आप? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हां, कहानी खत्म होने पर कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप किस शहर से सुन रहे हैं। आपका नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अजीबोगरीब कहानी को। मेरे वो रिश्तेदार जिन्हें मैं यहां विक्रम कहूंगा, वो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सातारा के पास रहते थे। विक्रम की जिंदगी बहुत ही साधारण थी। मेहनत मजदूरी करते थे, खेतों में काम करते थे और किसी तरह घर चलाते थे। उनके हाथ खुरदुरे थे, कड़ी मेहनत के निशान से भरे हुए। पर हथेली की रेखाएं, वो तो बस साधारण थी। कोई विशेष भाग्य रेखा नहीं, कोई राजयोग नहीं, बस एक मेहनतकश इंसान की हथेली जिसमें संघर्ष और गरीबी के सिवा कुछ लिखा नहीं था। विक्रम की उम्र उस समय करीब 35 साल रही होगी। शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। पत्नी घर संभालती थी, पर कर्ज का बोझ इतना भारी था कि रात को नींद नहीं आती थी उन्हें। कभी कभार वो जुए में हाथ आजमा लेते थे, सोचते थे कि शायद एक बार किस्मत चमक जाए, पर किस्मत तो जैसे उनसे रूठी हुई थी। हर बार हारते और हर बार कर्ज और बढ़ जाता। साहूकारों के दरवाजे पर गिड़गिड़ाना, ब्याज चुकाने के लिए और कर्ज लेना, यही उनकी जिंदगी बन गई थी। धीरे धीरे शराब का भी सहारा लेने लगे ताकि दुख को थोड़ी देर के लिए भुलाया जा सके। पर दुख तो दुख है ना, वो तो नशे के बाद और भी तेजी से लौट कर आता है। बात उस साल की मई महीने की है। गर्मी अपने चरम पर थी, गांव में पानी की किल्लत थी और लोग दूर दूर तक कुओं की तलाश में भटकते थे। विक्रम को पता चला कि गांव के बाहर श्मशान के पास एक पुराना कुआं है जिसमें अभी भी पानी है। लोग उस कुएं से पानी नहीं लेते थे क्योंकि वो श्मशान के इतना पास था कि लोगों को लगता था वहां का पानी अशुद्ध है। पर विक्रम को क्या, उन्हें तो बस पानी चाहिए था। शाम ढलने के बाद जब सूरज की तपिश थोड़ी कम हुई, वो अपनी पत्नी को कहकर 2 मटके और रस्सी लेकर उस कुएं की तरफ निकल पड़े। श्मशान का रास्ता वैसे ही डरावना होता है ना? और जब शाम का धुंधलका हो तो डर दोगुना हो जाता है। विक्रम ने मुझे बाद में बताया था कि उस शाम कुछ अजीब सा लग रहा था। हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही थी। पेड़ों की छायाएं जमीन पर ऐसे लग रही थीं जैसे कोई खड़ा हो। पर उन्होंने सोचा कि यह सब दिमाग का वहम है और आगे बढ़ते रहे। कुआं सचमुच श्मशान के बिल्कुल पास था। चारों तरफ सूखी घास और जली हुई लकड़ियों के अवशेष बिखरे हुए थे। कुएं की दीवार पर काई जमी हुई थी और ऊपर से देखने पर गहरा अंधेरा दिखता था। विक्रम ने रस्सी में बाल्टी बांधी और नीचे फेंकी। पानी की आवाज आई, छपाक। उन्होंने रस्सी खींची, बाल्टी भरकर ऊपर आई। पानी ठंडा और साफ था। उन्होंने एक मटका भरा, फिर दूसरा। जब वो दूसरा मटका भरकर रख रहे थे तो अचानक उनके हाथ में कुछ ठंडा सा लगा। उन्होंने हाथ देखा, कुछ नहीं था। शायद पानी की छींटें लग गई होंगी, उन्होंने सोचा। पर वो ठंडक कुछ अलग थी, जैसे किसी ने ठंडी उंगली से छू दिया हो। बाईं हथेली पर, अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर। विक्रम दोनों मटके उठाकर घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में अंधेरा हो चला था और उन्होंने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। घर पहुंचकर मटके रखे और हाथ मुंह धोने चले गए। पत्नी ने खाना परोसा और जब वो खाने बैठे तो पत्नी ने उनकी हथेली की तरफ देखा और बोली, ये क्या है तुम्हारे हाथ पर? कहीं चोट तो नहीं लग गई? विक्रम ने हथेली देखी और सचमुच वहां एक पतली सी काली रेखा थी, बिल्कुल सीधी, अंगूठे के नीचे से शुरू होकर तर्जनी उंगली की जड़ तक। इतनी बारीक कि पहली नजर में लगे जैसे किसी ने काली स्याही से लकीर खींच दी हो।
कुछ नहीं, विक्रम ने कहा। शायद कुएं की दीवार से लग गई होगी। उन्होंने उस रेखा को हाथ से रगड़ा, नहीं गई। फिर पानी से धोया, तब भी नहीं गई। साबुन लगाकर अच्छे से मला, पर वो रेखा जस की तस रही, जैसे वो त्वचा के नीचे से उभर रही हो। कल सुबह देखेंगे, विक्रम ने सोचा और खाना खाने लगे। पर उनका मन बार बार उस रेखा की तरफ जा रहा था। कोई दर्द नहीं था, कोई खुजली नहीं थी, बस एक अजीब सी ठंडक थी उस जगह पर, जैसे वहां बर्फ रखी हो। रात को जब सोने लगे तो विक्रम ने फिर से हथेली देखी। अंधेरे में भी वो रेखा साफ दिख रही थी, जैसे वो खुद रोशनी दे रही हो। नहीं, चमक नहीं रही थी, पर गहरी काली थी। इतनी काली कि लगे जैसे किसी ने राख और कोयले को मिलाकर खींचा हो। शायद कोई चोट है, उन्होंने खुद को समझाया और आंखें बंद कर लीं। पर नींद आसानी से नहीं आई। अगली सुबह जब विक्रम उठे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी हथेली देखी, और जो देखा वो देखकर उनकी सांस अटक गई। वो रेखा अब और लंबी हो चुकी थी। कल रात तो वो सिर्फ अंगूठे के नीचे से तर्जनी की जड़ तक थी, पर अब वो आधी तर्जनी तक पहुंच चुकी थी, बिल्कुल सीधी, बिना किसी टेढ़ेपन के, जैसे किसी ने पैमाने से नाप नाप कर खींची हो। विक्रम घबरा गए। उन्होंने पत्नी को दिखाया। पत्नी भी डर गई। ये तो रात में बढ़ गई, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पत्नी ने कहा। पर डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे कहां से आते? विक्रम ने सोचा कि शायद ये अपने आप ठीक हो जाएगी। उन्होंने हाथ में कपड़ा बांध लिया ताकि किसी और को दिखे नहीं, और खेत पर काम करने चले गए। दोपहर तक विक्रम को एक अजीब सा एहसास होने लगा। जो भी उनके पास आता उनसे बात करना चाहता। मजदूर जो पहले कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, वो आज खुद आकर हालचाल पूछने लगे। जमींदार जो हमेशा रूखे से रहते थे, आज उन्होंने चाय पिलाई। विक्रम को लगा कि शायद आज का दिन अच्छा है, पर जब वो शाम को घर लौटे तो हथेली खोलकर देखा। वो रेखा अब पूरी तर्जनी को पार कर चुकी थी और अब बीच की उंगली की तरफ बढ़ रही थी। अब डर सच में पकड़ने लगा था। विक्रम गांव के एक बुजुर्ग के पास गए। उस बुजुर्ग को सब ओझा काका कहते थे। कहा जाता था कि उन्हें तंत्र मंत्र की थोड़ी बहुत जानकारी है और वो झाड़ फूंक कर देते हैं। ओझा काका ने विक्रम की हथेली देखी और उनकी आंखें फैल गईं। ये रेखा तूने कहां से लाई? उन्होंने पूछा। मुझे नहीं पता काका, विक्रम ने डरते डरते कहा। कल शाम श्मशान के पास के कुएं से पानी भरकर आया था, तभी से यह है। ओझा काका ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा यह कोई साधारण रेखा नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत पहले सुना था, पर कभी किसी को होते नहीं देखा। यह है कर्षण रेखा, यानी आकर्षण की रेखा। आकर्षण की रेखा? विक्रम ने पूछा। हां, ओझा काका ने कहा। यह एक तांत्रिक सिद्धि का निशान है। जिसके हाथ में यह रेखा होती है, वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लोग उसकी बात मानते हैं, उसके पास आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। पर बेटा, ओझा काका रुके और फिर बोले, इसे मत मिटाना। जितना मिटाओगे उतनी तेजी से बढ़ेगी। और सुन, ये कोई वरदान नहीं है, ये एक शाप है। शाप? विक्रम की आवाज कांप गई। हां, ओझा काका ने कहा। यह रेखा बढ़ती रहेगी, हथेली से निकलकर कलाई पर चढ़ेगी, फिर बांह पर, फिर कंधे पर, और एक दिन दिल तक पहुंच जाएगी। और जिस दिन ये तेरे दिल को छू लेगी, उस दिन तेरी चाहत तेरी नहीं रहेगी। तू किसी और की कठपुतली बन जाएगा। विक्रम कांपते हुए घर लौटे। ओझा काका की बातें कानों में गूंज रही थीं। उन्होंने पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी रोने लगी। अब क्या होगा? पत्नी ने पूछा। पता नहीं, विक्रम ने कहा। पर एक बात तो साफ है, यह चीज कुछ और चाहती है मुझसे। रात को जब विक्रम सोने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें अपनी हथेली में एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई। हल्की सी, पर लगातार, जैसे कोई नन्हा दिल वहां धड़क रहा हो। उन्होंने हथेली खोली और देखा, रेखा अब बीच की उंगली को भी पार कर चुकी थी। और तभी अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दी। पास आओ। विक्रम ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। पत्नी और बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। पास आओ, मुझे देखो।
ये आवाज कहां से आ रही थी? विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने कान लगाकर सुना। आवाज उनकी अपनी हथेली से आ रही थी। वो काली रेखा धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे आगे सरकती रही। 3 बजे विक्रम की नींद टूटी। पसीने से तरबतर थे। सपने में वही फुसफुसाहट सुनी थी। पास आओ, मुझे देखो। उन्होंने तुरंत अपनी बाईं हथेली देखी। दिल की धड़कन तेज हो गई। रेखा अब अनामिका यानी रिंग फिंगर तक पहुंच चुकी थी। रात में सोते समय तो वो बीच की उंगली पर थी। मतलब साफ था, ये चीज सोते वक्त और तेजी से बढ़ती थी। विक्रम उठकर बाहर आंगन में आ गए। रात का सन्नाटा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। गांव में कुत्ते भौंक रहे थे, वो भी अजीब तरह से, जैसे किसी को चेतावनी दे रहे हों। उन्होंने हथेली को चांदनी में देखा। वो काली रेखा अब और गहरी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चमड़ी के नीचे एक पतला काला धागा डाल दिया हो। विक्रम ने हिम्मत करके उस जगह को उंगली से दबाया। कोई दर्द नहीं हुआ, बस वही ठंडक और अब एक हल्की सी झंझनाहट भी महसूस हो रही थी। क्या यह सच में मेरे साथ हो रहा है? विक्रम ने खुद से पूछा, पर जवाब तो उनकी हथेली पर साफ लिखा था। वो वापस अंदर गए, पर नींद नहीं आई। बस करवटें बदलते रहे सुबह तक। और जैसे ही सुबह की पहली किरण आई, विक्रम ने फिर से हथेली देखी। रेखा अब छोटी उंगली की जड़ तक पहुंच गई थी। एक रात में पूरी हथेली पार कर गई थी वो रेखा। सुबह सुबह विक्रम खेत पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी पड़ोस की आंटी आईं। वो आंटी जो पिछले 2 साल से विक्रम से ठीक से बात नहीं करती थी, क्योंकि विक्रम ने उनसे पैसे उधार लिए थे और अभी तक वापस नहीं किए थे। अरे विक्रम बेटा, आंटी ने बड़े प्यार से कहा, कैसे हो? बहुत दिन से बात नहीं हुई ना तुमसे। विक्रम चौंक गए। ये अचानक इतना प्यार? मैं ठीक हूं आंटी, विक्रम ने कहा। अरे बेटा, वो पैसों की बात है ना, छोड़ो, जब हो तब दे देना, कोई जल्दी नहीं है, आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वही आंटी जो रोज ताने मारती थी, आज इतनी नरम। खेत पर पहुंचे तो वहां का मंजर और भी अजीब था। मालिक, जो हमेशा सख्त रहते थे, आज खुद चाय लेकर आए। विक्रम, तुम मेहनती हो, मालिक ने कहा। आज से तुम्हारी मजदूरी 50 रुपए बढ़ा रहा हूं। विक्रम के मुंह से निकल गया, क्या? पर कोई परवर नहीं, मालिक ने हाथ हिलाया। तुम काबिल हो, तुम्हें और काम भी मिलेगा यहां। दोपहर तक तो हालत यह हो गई कि जो भी विक्रम के पास से गुजरता, उनसे बात करता, मुस्कुराता, पूछता कि क्या चाहिए। किसी ने पानी पिलाया, किसी ने खाना खिलाया। विक्रम परेशान हो गए। यह सब क्या हो रहा था? क्या यह सब उस रेखा की वजह से था? शाम को जब घर लौटे तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। विक्रम को पहचानती भी नहीं थी वो, फिर भी बोली, बेटा, तुम्हारा चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अब तो विक्रम सच में डर गए। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाए और घर पहुंचे। पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गए? पत्नी ने पूछा। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे अंदर गए और हथेली देखी। रेखा अब पूरी हथेली पार करके कलाई की तरफ बढ़ने लगी थी। मुझे इसे रोकना होगा, विक्रम ने सोचा। उन्हें याद आया कि ओझा काका ने कहा था कि इसे मिटाने की कोशिश मत करना, पर अब चुप बैठे रहने से क्या होगा। रात को जब सब सो गए, विक्रम ने एक प्रयोग किया। उन्होंने रसोई से साबुन लाया और बहुत जोर से रगड़ा उस रेखा को। रेखा जस की तस रही। फिर उन्होंने राख लाई और उससे रगड़ा, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक ब्लेड उठाया और सोचा कि अगर ऊपर की खाल को थोड़ा सा खुरच दें तो शायद। पर जैसे ही ब्लेड की धार उस रेखा को छुई, विक्रम को एक तेज झटका लगा। ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट लग गया हो। वो ब्लेड हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरा। विक्रम का हाथ कांप रहा था। उन्होंने देखा, रेखा अब और गहरी हो गई थी और अब इसकी मोटाई भी थोड़ी बढ़ गई थी। नहीं नहीं, विक्रम बुदबुदाए। तभी फिर वो फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों मिटाना चाहते हो मुझे? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूं।
विक्रम की रूह कांप गई। ये आवाज किसकी थी? किसी औरत की या फिर किसी और चीज की? कौन हो तुम? विक्रम ने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस एक हल्की सी हंसी गूंजी, इतनी धीमी कि लगे जैसे हवा में घुल गई हो। अगली सुबह विक्रम बहुत थके हुए उठे। रात भर सोए नहीं थे। हथेली देखी, रेखा अब कलाई को पूरी तरह पार कर चुकी थी और अब बांह पर चढ़ने लगी थी। विक्रम की पत्नी ने नाश्ता बनाया था। जब विक्रम खाने बैठे तो पत्नी बोली, सुनो, कल रात तुम किससे बात कर रहे थे? विक्रम ने चौंक कर देखा। क्या मतलब? मैं उठी थी रात में, पत्नी ने कहा। तुम किसी से बात कर रहे थे? पूछ रहे थे कौन हो तुम? कोई था क्या वहां? विक्रम ने झूठ बोलने की कोशिश की। नहीं, शायद नींद में बोल रहा था। झूठ मत बोलो, पत्नी की आवाज कांप गई। मैंने किसी की हंसी भी सुनी थी, एक औरत की हंसी। विक्रम खामोश रह गए। उन्हें क्या कहना था कि उनकी हथेली से आवाजें आ रही हैं? देखो, पत्नी ने विक्रम का हाथ पकड़ा। जो भी हो रहा है मुझे बताओ, हम साथ में कोई रास्ता निकालेंगे। विक्रम ने गहरी सांस ली और सब कुछ बता दिया। पत्नी ने रेखा देखी। अब वो कलाई से 2 इंच ऊपर तक पहुंच चुकी थी। ये तो बढ़ती ही जा रही है, पत्नी ने डरते हुए कहा। तुम्हें किसी बड़े पंडित या तांत्रिक के पास जाना चाहिए। गांव में तो सिर्फ ओझा काका हैं, विक्रम ने कहा। तो फिर से जाओ उनके पास, पत्नी ने कहा, और अच्छे से पूछो कि इसका कोई तोड़ है या नहीं। विक्रम दोपहर में ओझा काका के घर पहुंचे। ओझा काका बाहर बैठे थे, तुलसी की माला जप रहे थे। विक्रम को देखते ही बोले, आ गया? बढ़ गई रेखा? विक्रम ने हथेली दिखाई। ओझा काका ने देखा और माथा पीट लिया। तूने इसे मिटाने की कोशिश की ना? उन्होंने पूछा। विक्रम चौंके। आपको कैसे पता? रेखा की मोटाई बढ़ गई है, ओझा काका ने समझाया। जब भी कोई इसे हटाने की कोशिश करता है, यह और मजबूत हो जाती है। यह एक जीवित चीज है विक्रम, एक ऊर्जा है। इसे जितना दबाओगे उतनी उभरेगी। तो मैं क्या करूं? विक्रम की आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। ओझा काका ने गहरी सांस ली। सुन, ये जो आकर्षण सिद्धि है, इसमें कुछ नियम है। पहला नियम, इसे जितना इस्तेमाल करोगे उतनी तेजी से बढ़ेगी। इस्तेमाल? मैं कुछ नहीं कर रहा, विक्रम ने कहा। पर यह खुद काम कर रही है, ओझा काका ने कहा। लोग तेरी तरफ खींचे चले आ रहे हैं ना, यह सब इसी का असर है। और जब भी कोई तेरी तरफ खींचता है, रेखा को ताकत मिलती है। विक्रम को अब समझ आया। मालिक का प्यार से पेश आना, पड़ोस वाली आंटी का कर्ज माफ करना, राह चलते लोगों का मुस्कुराना, सब इसी का कमाल था। और दूसरा नियम? विक्रम ने पूछा। दूसरा नियम, ओझा काका ने कहा, यह है कि रेखा जब दिल तक पहुंचेगी तो वो पूछेगी, तुझे क्या चाहिए? और उस वक्त तू जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा। पर उसके बदले में क्या? विक्रम ने पूछा। ओझा काका चुप रह गए, फिर धीरे से बोले, बदले में तू उसका हो जाएगा। वो जो चीज है ना, ये रेखा जिसने दी है, वो तुझे अपने कब्जे में ले लेगी। तेरी सोच, तेरी इच्छाएं, तेरी जिंदगी सब उसकी हो जाएगी। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो मेरे पास कितना वक्त है? विक्रम ने पूछा। ओझा काका ने विक्रम की बांह देखी, फिर कंधे की तरफ देखा, फिर सीने की तरफ। अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ी, उन्होंने कहा, तो 2-3 हफ्ते में ये तेरे दिल तक पहुंच जाएगी। और इसे रोकने का कोई उपाय? विक्रम ने पूछा। ओझा काका ने आंखें बंद की, कुछ देर सोचा, फिर बोले, एक रास्ता है, पर बहुत खतरनाक है। कोई भी रास्ता बताइए काका, विक्रम ने कहा। तुझे उसके पास जाना होगा जहां से यह रेखा आई है, ओझा काका ने कहा, यानी उस कुएं के पास। और वहां तुझे एक काम करना होगा, तुझे अपनी इच्छाओं को मारना होगा। मतलब? विक्रम समझ नहीं पाए। मतलब, ओझा काका ने समझाया, यह रेखा इच्छाओं से पलती है। लोगों की चाह, तेरी चाह, सबकी चाह से यह बढ़ती है। अगर तू अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दे, पूरी तरह से शून्य हो जाए, तो शायद यह रुक जाए। कैसे? विक्रम ने पूछा। वहां बैठ, ध्यान कर और अपने मन से हर चाह निकाल दे।
ओझा काका ने कहा, पैसे की चाह, सम्मान की चाह, खुशी की चाह, सब कुछ। और जब तू पूरी तरह खाली हो जाएगा तो रेखा को कुछ नहीं मिलेगा खाने को, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। पर अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो? विक्रम ने पूछा। ओझा काका ने विक्रम की आंखों में देखा और बोले, तो फिर तैयार रहना। जब रेखा दिल तक पहुंचेगी तो वो तुझसे तेरी सबसे बड़ी इच्छा पूछेगी, और अगर तूने जवाब दे दिया तो फिर तू सिर्फ एक खाली खोल रह जाएगा, अंदर से सब खत्म हो जाएगा। शाम को घर लौटते हुए विक्रम के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या वो सच में अपनी सारी इच्छाएं त्याग सकते हैं? पैसे की चाह नहीं छोड़ सकते क्योंकि घर चलाना है। सम्मान की चाह नहीं, क्योंकि जिंदगी भर बेइज्जती झेली है। खुशी की चाह कैसे छोड़ें? यह तो हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। रात को खाना खाते हुए विक्रम ने अपनी हथेली देखी। रेखा अब कोहनी के पास पहुंच रही थी और तभी फिर वो आवाज आई, तुम क्या चाहते हो विक्रम? इस बार आवाज साफ थी, एक औरत की आवाज, मखमली, मीठी, पर भीतर कहीं ठंडी। मैं कुछ नहीं चाहता, विक्रम ने डरते हुए कहा। हंसी गूंजी। झूठ, सब कुछ चाहते हैं, तुम भी चाहते हो। बोलो क्या चाहिए? पैसा, ताकत, सम्मान? नहीं, विक्रम ने जोर से कहा। ठीक है, आवाज ने कहा, फिर तुम्हारे पास वक्त है सोचने का, पर याद रखना, जब मैं तुम्हारे दिल तक पहुंचूंगी तो तुम्हें जवाब देना ही होगा। विक्रम की पत्नी ने उन्हें देखा। तुम किससे बात कर रहे हो? विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी हथेली को घूरते रहे, जहां वो काली रेखा अब एक जिंदा नस की तरह धड़क रही थी। विक्रम की आंख खुली तो देखा कि धूप पूरे कमरे में फैल चुकी थी। घड़ी में 10 बज रहे थे। इतनी देर से कभी नहीं सोए थे वो। पत्नी ने जगाया नहीं, शायद सोचा होगा कि थके हुए हैं, सोने दो। विक्रम ने हड़बड़ी में हथेली देखी। दिल की धड़कन तेज हो गई। रेखा अब कोहनी पार करके बांह के बीच तक पहुंच गई थी, और इस बार कुछ अलग था। रेखा के साथ साथ बांह की नसों में भी एक अजीब सी धड़कन महसूस हो रही थी, जैसे वो रेखा सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि नसों के अंदर भी फैल रही हो। विक्रम ने हाथ हिलाया, धड़कन तेज हो गई। हाथ रोका, धड़कन धीमी हो गई। यह बात साफ थी कि अब यह रेखा सिर्फ एक निशान नहीं रही, यह उनके शरीर का हिस्सा बनती जा रही थी। तुम उठ गए? पत्नी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। हां, विक्रम ने कहा, माफी, देर हो गई। कोई बात नहीं, पत्नी ने कहा, तुम कल रात बहुत बेचैन थे, पूरी रात करवटें बदलते रहे और कुछ बुदबुदा भी रहे थे। क्या बुदबुदा रहा था मैं? विक्रम ने पूछा। पत्नी हिचकिचाई, फिर बोली, तुम कह रहे थे, हां मैं चाहता हूं, मैं सब कुछ चाहता हूं, ऐसा कुछ। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। उन्हें कुछ याद नहीं था। क्या वो सपने में कह रहे थे या फिर उस आवाज ने कुछ पूछा था? मुझे कुछ याद नहीं, विक्रम ने कहा। पत्नी पास आकर बैठ गई। सुनो, तुम्हें सच में आज ही उस कुएं पर जाना चाहिए। ओझा काका ने जो बताया था वो करो, वरना यह चीज तुम्हें खा जाएगी। विक्रम ने सिर हिलाया। पत्नी सही कह रही थी। अब और देर करने का कोई मतलब नहीं था। नाश्ता करके विक्रम बाहर निकले। सोचा था कि सीधे उस कुएं की तरफ जाएंगे, पर पहले जरूरी सामान लेना था। एक लोटा, थोड़े फूल, अगरबत्ती। ओझा काका ने बताया था कि जगह को शुद्ध करना जरूरी है। बाजार पहुंचे तो फिर वही शुरू हो गया। जो भी दुकानदार मिला बड़े प्यार से पेश आया। अरे विक्रम भाई, आओ आओ, फूल वाले ने कहा। क्या चाहिए? थोड़े फूल दे दो, विक्रम ने कहा। लो भाई, ये ताजे गुलाब। फूल वाले ने एक बड़ा सा गुच्छा पकड़ा दिया। और पैसे मत दो, आज तुम्हारे लिए मुफ्त। नहीं नहीं, पैसे लो, विक्रम ने कहा। अरे भाई, तुम अच्छे इंसान हो, फूल वाले ने कहा। तुम्हारी शक्ल देखकर ही दिल खुश हो जाता है। बस रखो ये फूल। विक्रम परेशान हो गए। ये क्या हो रहा था? लोग इतने उदार क्यों बन रहे थे? अगली दुकान पर अगरबत्ती ली, वहां भी वही हाल। दुकानदार ने न सिर्फ अगरबत्ती मुफ्त दी, बल्कि साथ में कपूर और एक छोटा दिया भी दे दिया। भाई साहब, आपकी सेवा करके अच्छा लगा,
दुकानदार ने कहा। तीसरी दुकान पर जब विक्रम पहुंचे तो वहां का आदमी तो उनके पैर छूने लगा। क्या कर रहे हो? विक्रम घबरा गए। साहब, पता नहीं क्यों, पर आप जैसे ही यहां आए मुझे लगा कि किसी महान इंसान से मिल रहा हूं। वो आदमी बोला, प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। विक्रम ने तुरंत हाथ खींचा और भागकर वहां से निकल गए। अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था यह सब। रास्ते में एक बच्ची मिली, छोटी सी, शायद 6-7 साल की। वो अपनी मां के साथ जा रही थी, पर जैसे ही विक्रम के पास से गुजरी, रुक गई। उसने विक्रम की तरफ देखा और फिर अपनी मां से बोली, मां, इस अंकल के हाथ में कुछ काला है। विक्रम का दिल धक से रह गया। क्या बोल रही है तू? मां ने बच्ची को डांटा। सच में मां, बच्ची ने कहा, इनके हाथ पर एक काली लकीर है और वो हिल रही है। मां ने विक्रम से माफी मांगी और बच्ची को लेकर चली गई, पर विक्रम सन्न रह गए। बच्ची ने देख लिया। कैसे? उन्होंने तो पूरी बांह ढकी हुई थी। बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं ना, और मासूम बच्चों को कई बार वो चीजें दिख जाती हैं जो बड़ों को नहीं दिखती। दोपहर ढलने लगी थी जब विक्रम उस रास्ते पर चल पड़े जो श्मशान की तरफ जाता था। सामान हाथ में था, फूल, अगरबत्ती, कपूर, लोटा और एक छोटी सी चटाई भी ले ली थी बैठने के लिए। जैसे जैसे विक्रम श्मशान के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। अजीब बात थी, बाहर इतनी गर्मी थी, पर यहां एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक पहुंच जाए। कुआं दिखा। दिन की रोशनी में भी वो उतना ही डरावना लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। कोई चिड़िया नहीं, कोई जानवर नहीं, बस हवा की सरसराहट। विक्रम ने कुएं के पास चटाई बिछाई, फूल रखे, अगरबत्ती जलाई और बैठ गए। अब क्या करूं? विक्रम ने सोचा। ओझा काका ने कहा था, अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दो, पर कैसे? विक्रम ने आंखें बंद की और सोचना शुरू किया। पैसों की इच्छा छोड़ो, पर कैसे छोड़ें? बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, कर्ज का बोझ, सब कुछ तो पैसों से ही चलता है ना। नहीं, विक्रम ने खुद से कहा, मुझे छोड़ना होगा। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर से कोशिश की। सम्मान की इच्छा छोड़ो, पर फिर वही सवाल। जिंदगी भर बेइज्जती झेली, लोगों ने ताने मारे, अब अगर थोड़ा सम्मान मिल रहा है तो क्या बुरा है? नहीं, विक्रम ने जोर से कहा, यह सब झूठ है, यह सम्मान असली नहीं है, यह उस रेखा का जादू है। उन्होंने फिर से आंखें बंद की। विक्रम ध्यान में बैठे थे, तभी अचानक उनकी बांह में तेज धड़कन हुई, इतनी तेज कि लगा जैसे कोई ढोल बज रहा हो। थक 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 थक। विक्रम ने आंखें खोली और बांह देखी। रेखा अब और चमकदार हो गई थी। नहीं, चमक नहीं रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से कोई काली रोशनी निकल रही हो। और तभी वो आवाज फिर आई, तुम यहां क्यों आए हो? यह आवाज इस बार सिर्फ कानों में नहीं, बल्कि चारों तरफ से आ रही थी, जैसे हवा खुद बोल रही हो। मैं इस रेखा को खत्म करने आया हूं, विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा। हंसी गूंजी, वही मखमली मीठी पर ठंडी आवाज। खत्म करने? आवाज ने कहा, तुम नहीं समझे अभी तक, यह रेखा एक वरदान है, श्राप नहीं। नहीं, विक्रम ने कहा, यह श्राप है। तुम मुझे अपने वश में करना चाहती हो। वश में? आवाज ने कहा, मैं तो बस तुम्हें वो दे रही हूं जो तुम हमेशा से चाहते थे, लोगों का प्यार, सम्मान, ताकत। क्या बुरा है इसमें? विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींची। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी इच्छाएं त्याग रहा हूं। सच में? आवाज ने मजाक उड़ाया। तो बताओ, अभी इस पल तुम क्या सोच रहे हो? विक्रम चुप रह गए। सच कहें तो वो सोच रहे थे कि अगर ये रेखा रह गई तो कितना अच्छा होगा। लोग उनका सम्मान करेंगे, पैसे की कमी नहीं होगी, घर में खुशी होगी। देखा, आवाज ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो खुद से। तुम चाहते हो ये सब, हर इंसान चाहता है। नहीं, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। ठीक है, आवाज ने कहा, तो फिर साबित करो, अपनी सबसे बड़ी इच्छा बताओ और फिर उसे त्याग दो। विक्रम ने गहरी सांस ली। उनकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी?
वो सोचने लगे, पैसा नहीं, सम्मान नहीं, तो फिर क्या? और तभी उन्हें समझ आया, उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी अपने परिवार को खुश देखना। पत्नी का चेहरा, बच्चों की हंसी, उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य। मेरे परिवार की खुशी, विक्रम ने धीरे से कहा। आवाज हंसी, और क्या तुम इसे त्याग सकते हो? विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। नहीं, वो नहीं त्याग सकते। ये तो उनकी जिंदगी का मतलब था। नहीं, विक्रम ने कहा, मैं नहीं त्याग सकता। तो फिर तुम्हारा आना बेकार हुआ, आवाज ने कहा। विक्रम वहीं बैठे रह गए, हारे हुए। ओझा काका ने कहा था कि सारी इच्छाओं को त्याग दो, पर कैसे? एक इंसान बिना इच्छाओं के कैसे जी सकता है? सुनो, आवाज ने फिर कहा, मैं तुम्हें एक सौदा देती हूं। विक्रम ने कान खड़े किए। तुम मुझे पूरी तरह अपने अंदर आने दो, आवाज ने कहा। जब मैं तुम्हारे दिल तक पहुंचूंगी तो तुम्हें एक मौका दूंगी, एक ही सवाल पूछूंगी, तुम क्या चाहते हो? और जो भी तुम बोलोगे वो सच हो जाएगा। और बदले में? विक्रम ने पूछा। बदले में, आवाज ने कहा, तुम मेरे रहोगे। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ। पर तुम्हारे परिवार को वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। विक्रम को लगा जैसे जमीन उनके नीचे से खिसक गई। यह सौदा था, एक डरावना सौदा, अपनी जिंदगी देकर परिवार की खुशी खरीदना। सोच लो, आवाज ने कहा, अभी तुम्हारे पास वक्त है। जब मैं तुम्हारे दिल को छू लूंगी तब तुम्हें जवाब देना होगा। और फिर अचानक सब खत्म हो गया। आवाज बंद हो गई, हवा रुक गई। सिर्फ विक्रम बैठे रह गए, अपनी बांह की तरफ देखते हुए, जहां वो काली रेखा अब कंधे की तरफ बढ़ने लगी थी। शाम को जब विक्रम घर लौटे तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने विक्रम का चेहरा देखा और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? पत्नी ने पूछा। विक्रम ने सब कुछ बता दिया, सौदे की बात, आवाज की बात, सब कुछ। पत्नी चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता, विक्रम ने कहा। अगर मैं हां कहूं तो तुम्हें, बच्चों को सब कुछ मिल जाएगा, पर तुम नहीं रहोगे। पत्नी ने उनकी बात पूरी की। उसकी आंखों में आंसू थे। सुनो, हमें तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे पैसे नहीं। तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा सम्मान नहीं। पर बच्चों का भविष्य, विक्रम ने कहा। भविष्य तो हम मिलकर बनाएंगे, पत्नी ने कहा। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं हुए तो सोने का महल भी बेकार है। विक्रम की आंखों में भी आंसू आ गए। पत्नी सही कह रही थी, पर क्या वो इस सौदे को ठुकरा सकते थे? उस रात विक्रम को फिर नींद नहीं आई। वो बस अपनी बांह को देखते रहे। रेखा अब कंधे तक पहुंच चुकी थी और हर धड़कन के साथ वो थोड़ी और आगे बढ़ रही थी। थक थक, 1 इंच आगे, थक थक, और 1 इंच, थक थक, सीधे दिल की तरफ। और विक्रम जानते थे कि बहुत जल्द वो सौदा पूरा होने वाला था। रात के 11 बजे थे। विक्रम बिस्तर पर लेटे हुए छत को घूर रहे थे। नींद कोसों दूर थी। पत्नी और बच्चे सो चुके थे। घर में सन्नाटा था। बस एक पंखे की आवाज और बाहर से आते कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रम ने अपनी बांह देखी। रेखा अब कंधे से आगे बढ़कर छाती की तरफ मुड़ने लगी थी। एक पतली काली लकीर जो अब गर्दन के पास पहुंचने वाली थी। और सबसे डरावनी बात, हर 5 मिनट में वो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही थी। विक्रम ने घड़ी देखी, 11:05 हो रहे थे। फिर 5 मिनट बाद देखा, रेखा थोड़ी और आगे बढ़ गई थी। 11, 10 और आगे, 11, 15, अब गर्दन के बिल्कुल पास। इस रफ्तार से तो यह कल तक दिल को छू लेगी, विक्रम ने सोचा। दिल तेजी से धड़कने लगा। डर और बेचैनी का एक अजीब मिश्रण था। तभी अचानक कमरे का तापमान गिर गया। इतनी गर्मी थी, पर अचानक ऐसी ठंड महसूस हुई जैसे किसी ने एसी पूरा चला दिया हो। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर वो आवाज आई, पर इस बार अलग थी। विक्रम, ये सिर्फ आवाज नहीं थी,
ये एक फुसफुसाहट थी, बिल्कुल उनके कान के पास से, जैसे कोई लेटा हो उनके बगल में। विक्रम ने तुरंत बगल देखा, कोई नहीं था। पत्नी दूसरी तरफ सो रही थी। विक्रम, मुझे देखो। यह आवाज अब और करीब से आ रही थी। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। कौन हो तुम? विक्रम ने धीरे से पूछा। मैं वो हूं जो तुम्हारे अंदर आ रही हूं, आवाज ने कहा। तुम्हारी नसों में बह रही हूं, तुम्हारे दिल की धड़कन में घुल रही हूं। मुझसे दूर रहो, विक्रम ने कहा। हंसी गूंजी, इस बार बहुत करीब से, इतनी करीब कि लगा जैसे कोई उनके कान में फूंक मार रहा हो। दूर, पर मैं तो तुम्हारे भीतर हूं, आवाज ने कहा। देखो, अपनी बांह देखो, मैं कितनी करीब आ गई हूं। विक्रम ने बांह देखी और जो देखा उससे उनकी चीख निकलते निकलते रह गई। रेखा अब सिर्फ एक लकीर नहीं रही थी, उसके अंदर कुछ हिल रहा था। जैसे किसी पतली नस में खून बह रहा हो, वैसे ही उस रेखा में कुछ काला गाढ़ा पदार्थ बह रहा था, धीरे धीरे, लगातार, दिल की तरफ। विक्रम को नहीं पता कब उनकी आंख लग गई। शायद डर और थकान ने उन्हें सुला दिया, पर जो सपना उन्होंने देखा वो किसी भी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। विक्रम खुद को उसी कुएं के पास पाया, पर यह दिन नहीं था, रात थी। अमावस की काली रात। चांद नहीं था, तारे नहीं थे, बस घना अंधेरा था। कुएं के पास कोई खड़ा था, एक औरत, या शायद औरत जैसी कोई चीज। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके लंबे काले बाल पूरे चेहरे को ढके हुए थे। उसकी साड़ी भी काली थी और वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। हवा चल रही थी, पर उसके बाल नहीं हिल रहे थे। उसकी साड़ी नहीं लहरा रही थी, जैसे वो एक मूर्ति हो। आओ, उस औरत ने कहा। उसका मुंह नहीं हिला, पर आवाज सुनाई दी। विक्रम के पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। वो रोकना चाह रहे थे, पर पैर नहीं रुक रहे थे, जैसे किसी ने रिमोट से कंट्रोल कर लिया हो। पास आओ, मुझे देखो। विक्रम उसके बिल्कुल सामने जाकर रुके। अब वो औरत बस 2 फुट दूर थी। मुझे देखो, उसने फिर कहा, और फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। बाल पीछे हटे, और जो चेहरा सामने आया, कोई चेहरा नहीं था, बस एक खाली काला खोखला स्थान था, जैसे किसी ने चेहरे को मिटा दिया हो। पर उस खालीपन में 2 चीजें थीं, 2 आंखें, लाल, चमकती हुई, जैसे जलते हुए कोयले हों। देखो, उसने कहा, मैं कौन हूं? और तभी उस खालीपन में एक चेहरा उभरने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई तस्वीर बन रही हो। पहले माथा बना, फिर आंखें, फिर नाक, फिर होंठ। और जब पूरा चेहरा बन गया तो विक्रम की रूह कांप गई। वो चेहरा विक्रम का अपना चेहरा था। मैं तुम हूं, उस औरत ने विक्रम की आवाज में कहा, और तुम मैं हो। जल्द ही हम एक हो जाएंगे। विक्रम चीखे और नींद खुल गई। विक्रम पसीने से तरबतर उठे। पूरा बिस्तर भीग गया था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा बाहर निकल जाएगा। पत्नी भी जाग गई। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बांह देखी। रेखा अब गर्दन को पार करके छाती पर उतर आई थी, और सबसे डरावनी बात, वो अब 2 शाखाओं में बांट गई थी। एक शाखा सीधे दिल की तरफ जा रही थी और दूसरी शाखा पीठ की तरफ मुड़ रही थी। ये तो पूरे शरीर में फैल रही है, पत्नी ने डरते हुए कहा। विक्रम को अब समझ आ गया, ये रेखा सिर्फ दिल तक नहीं जाना चाहती थी, ये पूरे शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। हर नस, हर धमनी, हर अंग, सब कुछ। मुझे ओझा काका के पास जाना होगा, विक्रम ने कहा। पर जैसे ही वो उठने लगे, उनके सीने में दर्द हुआ, तेज दर्द, जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। आह! विक्रम फिर से बिस्तर पर गिर गए। क्या हुआ? पत्नी घबरा गई। दर्द, सीने में दर्द, विक्रम बोले। पत्नी ने तुरंत उनकी शर्त उठाई, और जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। रेखा अब सीने पर स्पष्ट दिख रही थी, और वो रेखा अब एक आकार बना रही थी, हाथ का आकार, जैसे किसी ने छाती पर हाथ रख दिया हो। ये क्या है? पत्नी रोने लगी।
विक्रम समझ गए। वो औरत, वो जो भी चीज थी, वो अब विक्रम को छू रही थी अंदर से। किसी तरह विक्रम हिम्मत जुटाकर उठे। उन्हें ओझा काका के पास जाना ही था, पर पहले बच्चों को स्कूल भेजना था। जब विक्रम बाहर निकले तो एक अजीब बात नजर आई। जो भी उन्हें देख रहा था वो डर रहा था। पहले लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते थे, पर आज लोग उनसे दूर भाग रहे थे। पड़ोस की आंटी ने दूर से देखा और तुरंत घर के अंदर चली गई। रास्ते में एक बच्चा रो पड़ा जब विक्रम उसके पास से गुजरे। एक कुत्ता जो हमेशा विक्रम से प्यार से मिलता था, आज भौंकने लगा और फिर दुम दबाकर भाग गया। क्या हो रहा है? विक्रम ने सोचा, और तभी उन्हें याद आया। उस बच्ची ने कहा था कि उनके हाथ पर कुछ काला है जो हिल रहा है। क्या अब वो चीज इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को महसूस होने लगी? विक्रम तेजी से ओझा काका के घर की तरफ चल पड़े, पर रास्ते में उन्हें एक और अजीब अनुभव हुआ। एक गाय सड़क पर खड़ी थी। विक्रम उसके पास से गुजरे तो गाय ने अचानक ची ची करके उन पर हमला करने की कोशिश की। विक्रम ने खुद को बचाया और भाग गए। जानवर उन्हें महसूस कर रहे थे। वो जान रहे थे कि विक्रम के अंदर कुछ गलत है। ओझा काका के घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजे पर एक बड़ा सा तिलक लगा हुआ है और दरवाजे के दोनों तरफ नीम की पत्तियां बंधी हुई हैं। विक्रम ने दरवाजा खटखटाया। कौन? मैं हूं काका, विक्रम। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर धीरे धीरे दरवाजा खुला। ओझा काका ने बाहर झांका और विक्रम को देखकर उनका चेहरा सफेद हो गया। तू अभी तक जिंदा है? ओझा काका ने कहा। काका, प्लीज मुझे बचाइए, विक्रम ने गिड़गिड़ाया। ओझा काका ने विक्रम को घूरा, फिर धीरे से कहा, अंदर आ, पर छूना मत कुछ भी। विक्रम अंदर गए। ओझा काका ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और 7 ताले लगा दिए। दिखा अपनी रेखा, ओझा काका ने कहा। विक्रम ने शर्त उठाई। ओझा काका ने देखा और हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगने लगे। ये तो बहुत आगे बढ़ गई, उन्होंने कहा, और देख, ये अब शाखाओं में बांट रही है। मतलब साफ है, वो तुझे पूरी तरह अपने अधीन करना चाहती है। कौन है वो? विक्रम ने पूछा। ओझा काका ने गहरी सांस ली। वो एक प्रेतात्मा है, कई 100 साल पुरानी। कहते हैं कि एक औरत थी जो अपनी इच्छाओं के लिए जीती थी। उसे सिर्फ ताकत चाहिए थी, सम्मान चाहिए था, लोगों का प्यार चाहिए था। उसने एक तांत्रिक से विद्या सीखी, पर उस विद्या ने उसे निगल लिया। वो मर गई, पर उसकी आत्मा उस कुएं में कैद हो गई और अब वो किसी जिंदा शरीर की तलाश में रहती है। तो वो मेरे शरीर में आना चाहती है? विक्रम ने पूछा। हां, ओझा काका ने कहा, और जब वो तेरे दिल तक पहुंच जाएगी तो तेरा शरीर उसका होगा। तेरी आत्मा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और उसकी आत्मा तेरी जगह ले लेगी। विक्रम के हाथ पैर ठंडे हो गए। क्या कोई रास्ता नहीं है? विक्रम ने पूछा। ओझा काका चुप रहे, फिर धीरे से बोले, एक रास्ता था, पर अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, विक्रम ने कहा, कुछ तो होगा। सुन, ओझा काका ने कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। जब वो तुझसे पूछे कि तुझे क्या चाहिए, तो तू बस एक शब्द बोलना, मुक्ति। मुक्ति? विक्रम ने पूछा। हां, ओझा काका ने कहा। अगर तू कहेगा कि तुझे मुक्ति चाहिए तो शायद वो तुझे छोड़ दे, क्योंकि जो मुक्त होना चाहता है उसे बांधा नहीं जा सकता। पर अगर मैंने कुछ और बोल दिया, विक्रम ने पूछा, तो फिर तू हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा, ओझा काका ने कहा। रात का इंतजार। शाम को घर लौटे तो विक्रम ने अपनी पत्नी को सब बता दिया। पत्नी रो रही थी, पर विक्रम ने उसे समझाया। मुझे सिर्फ एक शब्द बोलना है, विक्रम ने कहा, मुक्ति, बस इतना ही। पर अगर, पत्नी ने कहा। कोई अगर मगर नहीं, विक्रम ने कहा। मैं ये कर लूंगा, तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए। रात को खाना खाया, बच्चों के साथ बैठे, उनसे बातें की, हंसे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर विक्रम जानते थे कि यह शायद आखिरी रात हो उनकी। 11 बजे सब सो गए। विक्रम लेटे रहे, छत को देखते हुए, बांह पर हाथ रखा। रेखा अब दिल के बिल्कुल पास थी, शायद 2-3 इंच दूर,
और फिर ठीक आधी रात को विक्रम को एक तेज धड़कन महसूस हुई, इतनी तेज कि पूरा शरीर कांप गया। रेखा ने दिल को छू लिया था। विक्रम ने आंखें बंद की। अब वो घड़ी आ गई थी, वो सवाल आने वाला था। और फिर अंधेरे में आवाज गूंजी, विक्रम, तुम क्या चाहते हो? अंधेरे में वो आवाज गूंज रही थी, विक्रम, तुम क्या चाहते हो? विक्रम की आंखें बंद थीं, पर वो जाग रहे थे, पूरी तरह जाग रहे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और हर धड़कन के साथ एक ठंडी लहर पूरे शरीर में दौड़ जाती थी। विक्रम ने बोलना शुरू किया। ओझा काका की आवाज कानों में गूंजी, बस एक शब्द बोलना, मुक्ति। पर तभी उस औरत की आवाज फिर आई, इस बार और मीठी और ज्यादा लुभावनी। सोच लो विक्रम, तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं दे सकती हूं। पैसा? तुम्हारे घर में इतना पैसा होगा कि 7 पीढ़ियां आराम से गुजार दें। सम्मान? लोग तुम्हारे पैर छुएंगे। खुशी? तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। बस एक शब्द बोलो, मुझे सब कुछ चाहिए। विक्रम के दिमाग में विचारों का तूफान आ गया। एक तरफ मुक्ति थी, आजादी, पर कौन सी आजादी? गरीबी की, संघर्ष की। दूसरी तरफ था एक मौका, अपने परिवार को हमेशा के लिए सुखी करने का। सोचो विक्रम, आवाज ने फिर कहा, तुम्हारी पत्नी को कभी रोना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। तुम एक इज्जतदार इंसान बनोगे। क्या बुरा है इसमें? और तभी विक्रम ने अपनी पत्नी की आवाज याद की, हमें तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे पैसे नहीं। तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा सम्मान नहीं। विक्रम ने आंखें खोली। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, पर वो महसूस कर सकते थे कोई था वहां, कमरे में, उनके बिल्कुल पास। विक्रम ने गहरी सांस ली। हां? आवाज ने उत्सुकता से पूछा। विक्रम की जुबान लड़खड़ा रही थी। एक शब्द बोलना था, बस एक शब्द, पर कौन सा? और तभी विक्रम के दिमाग में एक और चीज कौंधी। अगर उन्होंने मुक्ति कहा तो क्या वाकई ये रेखा चली जाएगी, या फिर कोई और जाल है? समय कम है विक्रम, आवाज ने कहा। सूरज निकलने से पहले जवाब दो, वरना फैसला मेरा होगा। विक्रम ने अपनी छाती पर हाथ रखा। रेखा अब पूरे दिल को घेर चुकी थी। हर धड़कन के साथ वो और गहरी होती जा रही थी। और फिर विक्रम ने बोला, मुझे। पूरा कमरा थम गया। हवा रुक गई, यहां तक कि पंखे की आवाज भी बंद हो गई। मुझे मुक्ति चाहिए। जैसे ही विक्रम ने यह शब्द बोले, एक तेज हवा का झोंका आया, इतना तेज कि खिड़की के शीशे खड़खड़ा गए, पर खिड़की बंद थी। हवा कहां से आई? और फिर एक चीख गूंजी, इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि विक्रम ने कान पकड़ लिए।